हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देश मीडिया पे। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, मैंने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो आज से हम पढ़ेंगे। आज छोटा सा टॉपिक है जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसमें आप छोटा सा टॉपिक गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय। इसमें हम थोड़ा सा अंतर देखेंगे इसका, क्योंकि ये बाकी एक्ट जो है उसमें ऐसा आएंगे तो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। तो इसमें क्या अंतर है थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में हम 1784 का पेस्ट इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट क्लास होगा। तो आज हम देख लेते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। होता क्या है कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो भारत में उनकी 3 प्रेसिडेंसी होती है। 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन? 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन? एक तो होती है बॉम्बे, एक होती है मद्रास, और एक होती है बंगाल। होता क्या है कि इन तीनों जगह अलग अलग गवर्नर रहते हैं और अपने हिसाब से तीनों शासन करते हैं। यहाँ का गवर्नर अपने हिसाब से शासन प्रशासन चलाता है, अपनी नीति बनाता है। कोई भी एक्ट के कानून हुआ अपने हिसाब से बना रहा था। यहाँ का गवर्नर अपने हिसाब से, यहाँ का गवर्नर अपने हिसाब से। तो गवर्नर ऑफ बंगाल सबसे पहले किसे बनाया गया? 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद इस पद को बनाया जाता है। और सबसे पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया, सबसे पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया, वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया। ठीक। और हम देखेंगे इसमें प्रथम के साथ साथ अंतिम में देखेंगे, क्योंकि अंतिम में भी आ सकता है क्वेश्चन। अंतिम में तो अंतिम कौन था गवर्नर ऑफ बंगाल? वारेन हेस्टिंग्स। अब जो भी अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल होगा वही प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दूसरा देखते हैं हम। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट या पद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट तहत बनाया गया। इसमें प्रथम जो था, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और अंतिम कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब हम देख लेते हैं कि गवर्नर जनरल बंगाल और गवर्नर ऑफ बंगाल में अंतर क्या है। अभी तक ये बंगाल का जो गवर्नर था सिर्फ बंगाल के लिए कोई भी नीति, कोई भी एक्ट सिर्फ बंगाल के लिए बनाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बंगाल बंगाल गवर्नर के अधीन कर दिया जाएगा। किसको? बम्बई और मद्रास। अब यहाँ पे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर के अधीन कर दिया जाएगा। मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाएगा। अब बंगाल का गवर्नर जो भी डिसीजन लेगा, जो भी फैसला लेगा, वो बम्बई पे भी लागू होगा और मद्रास प्रेसिडेंसी पे भी लागू होगा। मतलब जब ये डिसीजन लेगा कोई तो इन दोनों पे लागू होगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पावर बढ़ गया, उसको बंगाल के साथ साथ मद्रास और बम्बई का भी पावर मिल गया। ठीक। ये तो हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखते हैं हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसका जो होता है अंतिम जो होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर ऑफ बंगाल था। यही यहाँ पे आके प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा। इस पोस्ट का गठन जो होता है 1833 चार्टर्ड एक्ट के थ्रू किया जाता है, जिसमें प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया जाता है। और अंतिम जो होता है वो लॉर्ड कैनिंग रहता है। इसमें हम अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आप ये देख लें, ये ऑल इंडिया है, ये कंप्लीट भारत है।
इसके 60% भाग पे EIC का कंट्रोल था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। इस 60% भाग और 40% भाग पे देसी रियासत मतलब प्रिंसली स्टेट। देसी रियासत में राजा महाराजा का स्वतंत्र शासन था। वहाँ पे वह अपने नागरिकों के लिए, अपनी प्रजा के लिए स्वयं नीति निर्माता होते थे। जितने भी एक्ट बनाते थे स्वयं बनाते थे, यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करते थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या था, भारत में अंग्रेजों द्वारा मतलब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जितने भी क्षेत्र को अधिकृत किया गया था, मतलब जितने भी क्षेत्र पे कब्जा किया गया था, जब वहाँ शासन करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी, तो वो क्या कहलाता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, यहाँ केवल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मैटर पे काम करता था, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, दोनों पे काम करता था। तो वो क्या कहलाता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे वायसराय। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वायसराय नाम से आता है, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ भी आता है और वायसराय के साथ भी आता है। जब अब देखेंगे हम इस पोस्ट का गठन वायसराय का गठन 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत इस पोस्ट का गठन किया गया था, ब्रिटिश क्राउन के थ्रू, ठीक, महारानी के थ्रू, जिसमें जो होता है प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वायसराय, मतलब प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अब हम इसमें थोड़ा सा अंतर देखेंगे, मतलब मान लीजिए ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया है मान लीजिए, ठीक, और ये हो गया 60% भाग ईस्ट इंडिया कंपनी का, 40% भाग प्रिंसली स्टेट मतलब देसी रियासत का। तो जब कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी जब कभी भी इस वाले पोर्शन पे 60% वाले पोर्शन पे शासन करता था, तो क्या कहलाता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन जैसे ही वो देसी रियासत के बाहरी मामले पर हस्तक्षेप, जैसे ही यह देसी रियासतों के बाहरी मामलों पे हस्तक्षेप करेगा, बाहरी मामले का मतलब उनकी रक्षा पे, उनके संचार पे, ठीक है, इन सब में हस्तक्षेप करना शुरू करेगा, जैसे रक्षा, संचार, विदेश, क्योंकि देसी रियासत कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र थी, वो अपने आप को जितने भी भाग में कंट्रोल करते थे, वो उनका राज्य कहलाता था, मतलब, ठीक है, और दूसरा राज्य उनके लिए विदेश होता था। तो जैसे ही यहाँ पे इनके बाहरी मामलों पे हस्तक्षेप करेंगे, ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं किया इन्होंने, इनके बाहरी मामलों पे हस्तक्षेप किया, वैसे ही वायसराय हो जाता था। तो वायसराय जो होता है कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था, ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के तहत इस पद को जनरेट किया गया था, मतलब बनाया गया था, इसलिए ये रानी के प्रति वफादार था, ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार था। जितने भी एक्टिविटीज होती थी वो वायसराय जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी था, ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था, जबकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति उत्तरदायी था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर या फिर ये छोटा सा टॉपिक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय, इन चारों के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा।
तो आज के लिए इतना ही। तो जिसको भी लग रहा हो कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।